डिंग, लूटपाट करने वाले विमान का पुत्र अपने पिता के पेशे को विरासत में लेता है। कंपनशील स्वर्ण गोलाकार ढाल प्राप्त करें। सिस्टम स्पेस में 10 वर्ग मीटर जोड़े। सिस्टम की चेतावनी की आवाज आई और जियांग यांग जमीन पर बैठ गया, इन सब बातों के बारे में सोचे बिना। मूल पुस्तक में भी यही दृश्य था जब ये फैन ने ड्रैगन टोटेम प्राप्त किया था, लेकिन उपन्यास में इसे चाहे जितना भी खतरनाक बताया गया हो, इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने की तुलना में कुछ भी नहीं है। अभी उस क्षण जियांग यांग को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी सोचने समझने की क्षमता खो दी हो, वह पागल हो गया हो और उसकी चेतना समुद्र में तैरती हुई जलीय घास की तरह हो। ऐसा लगता है कि 1+1 = 3 सही है। अजातोत। जियांग यांग के मन में एक नाम आया जो उसे ड्रैगन टोटेम द्वारा बताया गया था। यह उस राक्षस का नाम होना चाहिए। उसने असली ड्रैगन के आध्यात्मिक ड्रैगन टोटेम को स्वीकार कर लिया है और उसे असली ड्रैगन से बदला लेना चाहिए। हालांकि मूल मालिक के अनुसार ये फैन और अजातोत की मुलाकात काफी समय बाद हुई थी। थोड़ा शांत होने के बाद जियांग यांग ने अपना सिर उठाया। विशालकाय ड्रैगन का शरीर अंधेरे में समा गया था और उसका पता अज्ञात था, लेकिन उसने पिछले कुछ दिनों में सबसे बड़ा अवसर प्राप्त कर लिया था। उसके शरीर में गर्माहट की लहर दौड़ गई और जियांग यांग का शरीर गहरे लाल रंग से चमक उठा। एट्रीब्यूट पैनल पर उसके मान में भारी बदलाव हो रहे थे। नाम जियांग यांग। संविधान 150, एक सामान्य प्रथम स्तरीय पेशेवर के लिए 30-60। जोश 155, सामान्य प्रथम स्तरीय पेशेवर के लिए 30-60। निपुणता 200, सामान्य प्रथम स्तरीय पेशेवर के लिए 30-60। व्यवसाय ड्रैगन टोटेम। क्रम स्तर क्षमताएं कोई नहीं। कौशल क्रिसेंट मून स्लैश स्पिरिट ऑफ द प्रीडेटर, इनसाइट ऑफ द प्रीडेटर, ड्रैगन माइट। शारीरिक शक्ति और मनोबल में सीधे 100 गुना वृद्धि हुई, जबकि निपुणता सीधे 200 गुना बढ़ गई, जो सामान्य लोगों की तुलना में 20 गुना अधिक थी। एक सामान्य प्रथम स्तरीय पेशेवर की शारीरिक क्षमता और निपुणता लगभग 30 से 60 अंक होती है। जब जियांग यांग प्रथम स्तर का पेशेवर बना तो उसके विभिन्न मूल्य एक सामान्य प्रथम स्तर के पेशेवर की तुलना में कई गुना बढ़ गए। और ड्रैगन टोटेम पेशे के बारे में विशिष्ट जानकारी भी जियांग यांग के दिमाग में प्रकट हुई। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मूल मालिक के पास था। ड्रैगन टोटेम में एक असली ड्रैगन की शक्ति समाहित है। पेशेवर स्तर पर उन्नति के साथ यह धीरे धीरे एक असली ड्रैगन की सभी शक्तियों को प्राप्त कर लेगा, जब तक कि यह उस विशालकाय ड्रैगन के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। इस समय जियांग यांग के माथे पर एक गोलाकार ड्रैगन के आकार का निशान दिखाई दिया, जो एक असली ड्रैगन की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह निशान इस समय धुंधला है और जियांग यांग को पूरे निशान को रोशन करने के लिए प्रथम स्तर के ड्रैगन टोटेम की शक्ति को लगातार हासिल करने की आवश्यकता है। उस समय ड्रैगन टोटेम को पदोन्नत किया जाएगा। पेशेवरों के प्रचार प्रसार के संबंध में कयामत की दुकान में बेचे जाने वाले वे पेशे लगभग इस स्तर की व्यावसायिक क्षमता में महारत हासिल कर चुके हैं। लेवल बढ़ाने के लिए एसेंशन स्क्रॉल की आवश्यकता होती है और कुछ विशेष व्यवसाय जैसे कि गुप्त व्यवसायों और वंशानुगत व्यवसायों को बढ़ावा देना थोड़े अलग होते हैं। शक्ति पर पूर्ण महारत हासिल करने के अलावा कुछ व्यवसायों को कुछ शर्तों को पूरा करने की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि कितने राक्षसों को मारना है, किन प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजानों का उपभोग करने की आवश्यकता है, इत्यादि। ड्रैगन टोटेम के लिए कोई शर्त नहीं है, बस ड्रैगन की शक्ति का लगातार उपयोग करना होता है और जब चिन्ह पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है तो यह स्वचालित रूप से आगे बढ़ जाता है। गुप्त क्षेत्र के बाहर ली शुन और झांग याओ सुनहरे द्वार के पास खड़े थे और इसी क्षण खून से लथपथ एक जोबी चुपचाप ताइजी झील में प्रवेश कर गया। काला खून आसपास की झील के पानी में मिल गया था। ली शुन और झांग याओ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिन छात्रों के पैर टूटे हुए थे उन्होंने इसे देख लिया। झील में कुछ तो है। खून खून है, कुछ आने वाला है। जिन छात्रों के पैर टूट गए थे उनमें से कई रोते बिलखते ताइजी झील की ओर रेंगने लगे, जबकि महिला कॉलेज छात्राएं जोर जोर से चीखते हुए बाहर भागी। श्याओ याओ, मेरे बगल में झुक जाओ। ली शुन ने झांग याओ का हाथ पकड़ा और झील में हिलते हुए खून के थक्के को घूरने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि खून का थक्का उसकी ओर आ रहा है तो ली शुन ने श्याओ याओ को धक्का दिया। श्याओ याओ, तुम पहले जाओ। भाई ली, फिर आप क्या करेंगे? झांग याओ ने ली शुन का हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, चलो पहले यहाँ से चलते हैं, वो राक्षस जल्द ही आने वाला है। नहीं, भाई जियांग अभी भी अंदर है। ली शुन दृढ़ निश्चयी दिख रहा था और जियांग यांग ने उसे यहीं पहरा देने के लिए कहा था, इसलिए वह पहरा देगा और कहीं नहीं जाएगा। अगर जियांग यांग न होता तो अभी अभी उन बदमाशों ने उसे पीट पीट कर मार डाला होता। इसलिए ली शुन को जियांग यांग द्वारा सौंपे गए कार्य को अच्छी तरह से निभाना था। अगर आज उसकी मौत नहीं हुई तो वह कभी यहाँ से नहीं जाएगा। श्याओ याओ, तुम पहले जाओ, मैं यहाँ राक्षसों को आकर्षित करने आया हूँ, तुम उन लड़कियों के साथ जाओ। नहीं भाई ली, चलो साथ चलते हैं। झांग याओ ने ली शुन को गले लगा लिया, वह जाना नहीं चाहती थी और इस क्षण झील में मौजूद रक्त समूह को एहसास हुआ कि दोनों का जाने का इरादा नहीं है, इसलिए वे जाने वाले लोगों के दोनों समूहों की ओर दौड़ पड़े। टूटे हुए पैरों वाले वे छात्र बहुत धीरे धीरे दौड़ रहे थे, लगभग पुल पर चढ़ते हुए, जबकि वे महिला कॉलेज छात्राएं लगभग ताइजी झील के किनारे पर थी। इसी क्षण पानी में खून के थक्के उछल पड़े और खून से लथपथ और लगभग बिना त्वचा वाला एक जोबी सतह पर आ गया। गति बेहद तेज थी और पलक झपकते ही उन महिला कॉलेज छात्राओं को इस हद तक काटा गया कि उनके शरीर के केवल टूट और टूटी हुई भुजाएं ही बची रही। इसके तुरंत बाद वह उन लड़कों के आगे दौड़ा और उसका आकार बढ़ने लगा। यह दृश्य देखकर ली शुन का चेहरा पीला पड़ गया और अगले ही पल जोबी उनके सामने आ गया। मुंह से एक लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी, शरीर पर त्वचा नहीं थी और मांस और रक्त उजागर होकर लगातार हिलते डुलते हुए जितना संभव हो उतना अंदर रिस रहे थे। श्याओ याओ, मैं इसे परेशान करने जा रहा हूँ, तुम जाओ। ली शुन गुस्से से चिल्लाया, मानो मरने को तैयार हो, लेकिन उसी क्षण गुप्त क्षेत्र के द्वार पर मौजूद जियांग यांग ने हाथ बढ़ाकर ली शुन को पकड़ लिया, जो बाहर निकलने ही वाला था। चिंता मत करो, जब ऐसी चीज का सामना हो तो भागना नहीं चाहिए, क्या तुम बेवकूफ हो? इसके तुरंत बाद जियांग यांग का पूरा शरीर गुप्त क्षेत्र के द्वार से बाहर निकल आया
और पलक झपकते ही वह राक्षस के सामने था और उसने एक हाथ से राक्षस की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखों में इस राक्षस के बारे में सारी जानकारी पूरी तरह से प्रकट हो चुकी है। नाम लिकर, जाति ज़ोंबी, क्रम स्तर, परिचय एक उत्परिवर्ती जो सामान्य ज़ॉम्बी से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह अत्यंत तीव्र गति से चलता है, इसकी आंखें नहीं होती और यह ध्वनि के माध्यम से अपना स्थान निर्धारित करता है। इसे चलते फिरते प्राणियों का शिकार करना और उन्हें मारना पसंद है। यह एक क्रूर शिकारी है। यदि इसके चलने फिरने की जगह सीमित कर दी जाए तो सामान्य लोगों के पास इसे मारने का मौका होता है। भाई जियांग, क्या आपने मुझे यहाँ रुकने के लिए नहीं कहा था? ली शुन ने अपना सिर खुजाया। वही जियांग यांग के दिल में गर्माहट सी महसूस हुई। उसे ऐसे ही एक टीम सदस्य की जरूरत थी। सौभाग्यवश वे दोनों भाग नहीं पाए। इस ज़ोंबी के बारे में दी गई जानकारी के अनुसार इसे चलते फिरते जीवों का शिकार करना और उन्हें मारना पसंद है। इस समय चाटने वाले जीव की लंबी जीभ का सिरा फट गया, जिससे एक छोटा सा मुंह दिखाई दिया जो अनगिनत बारीक नुकीले दांतों से भरा हुआ था, जिसने अचानक जियांग यांग की बाह को काट लिया, लेकिन साथ ही साथ मजबूत लोहे के फ्रेम को भी काट लिया। भाई जियांग, सावधान रहो। ली शुन ने हैरानी जताई, लेकिन उसने देखा कि जियांग यांग ने बिना किसी हड़बड़ी के उस चाटने वाले जीव की गर्दन कुचल दी। ये सभी प्रथम स्तर पर हैं और जियांग यांग के विभिन्न मूल्य सामान्य पेशेवरों की तुलना में कई गुना अधिक हैं। इस चाटुकार को कुचलकर मार डालना इतना आसान नहीं होना चाहिए। एक प्रथम स्तर का चाटने वाला यंत्र जीव का आधार थोड़ा उपयोगी है। इसका उपयोग कुछ उपयोगी प्रॉप्स बनाने के लिए किया जा सकता है और इसे प्रलय के दिन की दुकान में बेचना बुरा नहीं है। इसके अलावा पहले स्तर के ज़ॉम्बी के दिमाग में पहले से ही जादुई क्रिस्टल होने चाहिए, जिन्हें जादुई पत्थर की दुकान पर प्रलय के सिक्कों के बदले बेचा जा सकता है। और लिकर का कान एक बहुत छोटा अंग है जिसे प्रलय की दुकान पर बेचा जा सकता है। यह सस्ता नहीं है। अंतिम दिनों में जितनी अधिक खतरनाक चीजें होंगी उतने ही अधिक लाभ भी होंगे। उत्परिवर्तित ज़ोंबी खजानों से भरे पड़े हैं। उस चाटने वाले जीव को एक प्राचीन काले सोने के चाकू से आसानी से मार डाला गया और फिर जियांग यांग ने चाटने वाले जीव से उपयोगी सामग्री को काटना शुरू कर दिया। मस्तिष्क में स्थित जादुई क्रिस्टल, जीव का आधार, पंजे, कान। यह जगह बेहद ही रहस्यमयी है और यहाँ की दुर्गंध इतनी तेज है कि लोगों को इससे उल्टी आने लगती है। ली शुन और झांग याओ ने अपनी नाक और मुंह ढक लिए। वे उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह देखकर जियांग यांग ने ली शुन को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। शुनजी, इधर आओ और मेरे साथ इस राक्षस का विच्छेदन करो। जियांग यांग ने ली शुन को दस्ताने और चश्मे दिए और झांग याओ को पहले ही उल्टी आने लगी थी। जियांग यांग को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसने ली शुन को दस्ताने और चश्मा पहनने का इशारा किया। भाई जियांग, क्या मैं यह नहीं कर सकता? ली शुन स्वाभाविक रूप से जानता था कि जियांग यांग ने उसे क्या करने को कहा है। इस समय उसके हाथ कांप रहे थे। भले ही वह चाटने वाला मर चुका होता, फिर भी वह उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार उसका रूप इतना भेदक था। नहीं, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो तुम्हें ये चीजें सीखनी होंगी। जियांग यांग ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा। न केवल ली शुन बल्कि ये किंगवेई, वू लेई और अन्य लोगों को भी कम समय में इस दुनिया के अनुकूल तेजी से ढलना होगा, अन्यथा यह बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाएगा। और ज़ॉम्बी और राक्षसों से सामग्री इकट्ठा करना एक ऐसी चीज है जिसे अंतिम दिनों में रहने वाले हर व्यक्ति को सीखना होगा। ली शुन, दुनिया बदल गई है और भविष्य में ऐसी और भी चीजें होंगी। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो स्कूल में ही रहो। ज़ॉम्बी से लड़ना और उनके शरीर के टुकड़े करना कई लोगों के लिए एक चुनौती है। अगर वे इस चुनौती को पार नहीं कर पाते तो जियांग यांग ली शुन को अपनी टीम में शामिल नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए एक ठिकाना ढूंढ देगा। जीवन और मृत्यु का सवाल है। स्कूल के बाहर मेरा एक ठिकाना है। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको कुछ सीखना होगा, जिसमें आपकी छोटी प्रेमिका भी शामिल है। मेरी टीम को बेकार लोगों की जरूरत नहीं है। जियांग यांग को भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए कुछ बातों को पहले से ही स्पष्ट करना पड़ा। दूसरी ओर ली शुन ने कांपते हुए अपने दस्ताने पहने, दांत पीसते हुए एक चाकू लिया और जियांग यांग के निर्देशों के अनुसार चाटने वाले अंग के उपयोगी हिस्सों को काटना शुरू कर दिया। हालांकि झांग याओ को काफी देर तक उल्टी होती रही, लेकिन ठीक होने के बाद उसने दस्ताने और चश्मा पहना और ली शुन की मदद करने आई। यह देखकर जियांग यांग को संतोष हुआ। नौकरी के उत्तराधिकार का निपटारा हो चुका है और अगला कदम स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा को ढूंढना है। ली शुन द्वारा काटे गए सामान को समेटकर जियांग यांग उन दोनों को लेकर तेजी से कैंडो क्लब की ओर दौड़ पड़ा। उस समय कैंडो क्लब में केवल कियू चान और एक 2 सिर वाला ज़ोंबी ही बचे थे। यह 2 सिर और 4 हाथों वाला एक विशेष राक्षस है और इसका शरीर शल्कों से ढका हुआ है। शरीर में बहुत कम खामियां हैं, केवल कुछ ही, और यह ज़ोंबी बहुत संवेदनशील है। कियू चान इस ज़ोंबी से कई राउंड तक लड़ चुकी थी, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों पर बिल्कुल भी वार नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि यह ज़ोंबी जानबूझकर कियू चान की शारीरिक शक्ति का उपभोग कर रहा था। पहले के ज़ॉम्बी के विपरीत यह 2 सिर वाला राक्षस चकमा देना जानता था और साथ ही हमला करने के अवसरों की तलाश करना भी जानता था। इस समय कियू चान ने अपने कैंडो सूट पर नजर डाली और उसमें पहले से ही कई छेद थे जो सभी उस ज़ोंबी द्वारा छोड़े गए थे। कियू चान ने भौहें चढ़ाई और हाथ में तांग चाकू लिए लगातार अपनी स्थिति बदलती रही। इस 2 सिर वाले ज़ोंबी को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जानवर का सामना कर रही हो। अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करो, अपनी कमजोरी का पता लगाओ और एक ही वार में मार डालो। दिलचस्प। कियू चान की आंखों में उत्साह और तीक्ष्णता की चमक थी। अगले द्वंद्व युद्ध में अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो यह जीवन और मृत्यु का मामला होगा। कैंडो क्लब के बाहर जियांग यांग ने ली शुन और झांग याओ को खिड़की के सामने उकड़ू बैठने के लिए कहा। भाई जियांग, क्या यह हमारी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है? क्या वह भी आपकी तरह ही शानदार है? ली शुन ने हैरानी से आंखें फाड़कर देखा और एक नजर में ही समझ गया कि यह लिनजियांग विश्वविद्यालय की सबसे होनहार छात्रा कियू चान है। लिनजियांग विश्वविद्यालय के लगभग हर लड़के का दिल कियू चान को पाने की चाहत रखता था, लेकिन वे सभी बिना किसी अपवाद के बाधाओं का सामना करते हैं और इसका कोई अन्य कारण नहीं है। हालांकि कियू चान दिखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी ताकत और स्वभाव के कारण कई लोग उसे दूर से ही देखने की हिम्मत करते हैं और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते।
हालांकि अभी भी कई लोग कियू चान के करीब आने के लिए स्वेच्छा से केंडो क्लब में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं। ली शुन ने भी पहले कोशिश की थी, लेकिन परीक्षा पास न कर पाने के कारण उसे मना कर दिया गया था। ली शुन की निगाहें देखकर झांग याओ को थोड़ी असंतुष्टि महसूस हुई और उसने नाक सिकोड़ी। ली शुन को शर्म महसूस हुई और उसने जल्दी से झांग याओ को सांत्वना दी। तुम दोनों बाद में रोमांस करोगे, मुझे परेशान मत करो। जियांग यांग ने ली शुन और अन्य लोगों को चुप रहने का इशारा किया। वह इस समय कियू चान की लड़ाई देख रहा था। नाम कियू चान। संविधान 10। आत्मा 10। निपुणता 10। व्यवसाय कोई नहीं। स्तर 0 स्तर। क्षमताएं कोई नहीं। कौशल कोई नहीं। कछुए यही तो आम लोगों की सीमा है। यह भविष्य की महाशक्ति बनने के योग्य है। कियू चान के विभिन्न मूल्यों को देखकर जियांग यांग थोड़ा हैरान रह गया। दूसरा पक्ष तो आम लोगों की सीमा तक पहुंच चुका था और उस टैंक चाकू की उत्पत्ति सरल नहीं है। पुरानी किजिया दाव तलवार इतिहास में हुए जापान विरोधी युद्ध से बची हुई एक सैनिक की तलवार है। उपयोगकर्ता को लड़ने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता दुश्मन की कमजोरियों को देख सकता है। हर बार जब वह किसी कमजोरी पर प्रहार करता है तो इससे कई गुना अधिक क्षति होती है और एक निश्चित मात्रा में रिकवरी भी मिलती है। कियू चान से लड़ रहा 2 सिर वाला राक्षस जेमिनी डैमन नामक जोबी का एक उत्परिवर्तित रूप था। यह शक्तिशाली और फुर्तीला था, शायद इसलिए क्योंकि इसके 2 सिर थे और इसकी बुद्धि सामान्य जोबी से कहीं अधिक थी। जियांग यांग ने केंडो क्लब में मरे हुए ज़ॉम्बीज को देखा। इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें कियू चान ने मारा था और वह भविष्य में महाशक्ति बनने का हकदार था। रूप रंग और शारीरिक शक्ति दोनों ही बेजोड़ हैं। इस तरह की खूबसूरत लड़की मेरे साथ बड़ी होने के लिए एकदम उपयुक्त है। जियांग यांग कियू चान से बहुत संतुष्ट था और उसने ब्लैक गोल्ड नाइफ तैयार। दरअसल मूल मालिक का भी कियू चान से संपर्क हुआ था, लेकिन कियू चान गुर्दे की समस्या से ग्रस्त इस युवा मालिक से किसी भी तरह की बकवास नहीं करना चाहता था और उसने सीधे तौर पर मूल मालिक को यह कहकर मना कर दिया कि अगर वह मुझसे संबंध रखना चाहता है तो उसे मुझे हराना होगा। इससे बेहतर यही होगा कि मूल मालिक को रात में 7 बार ड्रग्स लेने की अनुमति दे दी जाए। कियू चान के अकेले काम करने का कारण यह है कि वह बहुत शक्तिशाली है और उसका व्यक्तित्व मिलनसार नहीं है, इसलिए अकेले काम करना बेहतर है। और ये फैन का दूसरे पक्ष से संपर्क इसलिए हुआ क्योंकि कियू चान को लगा कि ये फैन में एक मजबूत व्यक्ति बनने की क्षमता है, इसलिए उसने कुछ समय के लिए उसे सलाह दी। अब जब आपको यह पता चल गया है तो इसे संभालना आसान है। इसके अलावा वर्तमान कियू चान बहुत मजबूत नहीं है। क्या उसमें क्षमता है? क्या उसे सलाह देने दे? नहीं नहीं नहीं। जियांग यांग में इतना आत्मविश्वास है कि वह उसे रेशमी वस्त्र पहनाकर दिन रात सलाह मांगने के लिए घुटनों के बल बैठा सकती है। केंडो क्लब में कियू चान ने एक गलत कदम उठाया और अपनी पूरी ताकत से एक खामी पर वार किया, लेकिन जुड़वा राक्षसों ने उसे भांप लिया और चारों भुजाओं ने सीधे कियू चान के सिर पर प्रहार किया। टूटा हुआ। कियू चान ने अपनी छुरी वापस खींच ली और जुड़वा राक्षसों के हमले से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कियू चान के दिल में एक चेतावनी का संकेत था और इसी क्षण एक आकृति वहां से गुजरी। गति इतनी तेज थी कि कियू चान मुश्किल से ही प्रतिक्रिया कर पाई। एक धमाके के साथ जुड़वा गोले में एक टूटे हुए बोरे की तरह उड़ गया। उसका शरीर अलग हो गया और उसकी चारों भुजाएं टूटकर अलग हो गईं। कियू चान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। हालांकि उसने अभी तक उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन वह दूसरे पक्ष के व्यवहार के लिए बिल्कुल भी आभारी नहीं थी, क्योंकि उसकी राय में यह अपमानजनक था। हालांकि अभी स्थिति खतरनाक थी, फिर भी उसमें बचाव करने और जवाबी हमला करने का आत्मविश्वास है। जब वह असंतुष्ट थी तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जियांग यांग ने दूसरे के बालों के बीच रह गई खुशबू को सूंघा और उसका शरीर थोड़ा हिलने डुलने के लिए तैयार हो गया। कियू चान मुड़ी और उस आदमी का हाथ झटकने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने उस आदमी का चेहरा साफ साफ देख लिया था। जियांग यांग, मुझे याद रखें। कियू दक्सिया हुआ। जियांग यांग ने एक खिलखिलाती मुस्कान दिखाई। अरे, ऐसा लगता है कि तुम काफी मजबूत हो गए हो। तुमने यह कैसे किया? कियू चान की आंखों में ज्ञान की एक असामान्य प्यास जागृत हो गई।